नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना। जी हाँ दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यही रहने वाला है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि आप भी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ किस प्रकार से उठा सकते हो। क्या है इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना और इससे महिलाओं को प्रोत्साहन किस प्रकार से दिया जाता है, और प्रोत्साहन अगर मिलता है तो कैसा मिलता है, कितना पैसा उनको मिलता है और किस प्रकार से आप भी उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये संपूर्ण जानकारी आज का हमारा ये वीडियो लेकर आया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक छोटा सा अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर आप इस वीडियोस को बिना स्किप करके देखेंगे तो वाकई में आप भी इस इंदिरा महिला उद्यम प्रोत्साहन योजना का लाभ उठा सकते हैं। और अगर आपने स्किप कर करके देखा तो दोस्तों आप इसके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं जान पाओगे और फिर आप भटकते रहोगे और आप इसका लुत्फ नहीं उठा पाओगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना क्या है। राजस्थान की सभी महिलाएं जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है, उन सभी को रोजगार देने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का निर्माण किया गया था 2019 के अंदर। और इसके तहत आप अगर राजस्थान के निवासी हैं और आप एक महिला हैं और आपकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर है तो आप भी इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत अपना आवेदन कर उससे मिलने वाली सहायता राशि से आप अपना उद्योग, आप अपना व्यापार या फिर आप अपना कोई भी काम स्टार्ट करना चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। और उसके तहत आपको एक सब्सिडी का भी प्रावधान आपको दिया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर आप कमेंट करते हैं कि सर हमें ये नहीं पता, हमें ये चीज बता दीजिए। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरे डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करें तो आपके पास आपका खुद का आधार कार्ड होना अति आवश्यक है। तीसरी अगर हम बात करें तो आपके पास आपकी एक SSO ID होना अति आवश्यक है और आपके पास आपका स्वयं का मोबाइल नंबर जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, जो कि आपके जन आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, वो नंबर आपके पास होना अति आवश्यक है। और तीसरी चीज की अगर हम बात करें तो आपके पास मूल निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, ये इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना राजस्थान के मूल निवासी, जो कि राजस्थान की मूल निवासी महिला है, उन्हीं को ये दिया जाएगा। तो इसके तहत आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना अति आवश्यक है। अगर आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इस योजना के तहत आवेदन नहीं कर सकते हो। तो मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना अति आवश्यक है। साथ ही साथ आपके पास एक शपथ पत्र होना अति आवश्यक है। और जाति प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। अब हम बात करते हैं जाति प्रमाण पत्र के लिए। तो दोस्तों जाति प्रमाण पत्र के लिए भी इसका एक अलग ही महत्व है। अगर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र है तो इसमें आपको सब्सिडी में थोड़ी ज्यादा छूट मिलेगी। अगर आपके पास आपका जाति प्रमाण पत्र नहीं है तो सब्सिडी में आपको थोड़ी कम छूट मिलेगी। यानी कि अगर हम सब्सिडी की बात करें तो यहाँ पर जनरल और ओबीसी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो उसमें 25% अंशदान यानी कि 25% सब्सिडी आपकी जो भी लोन अमाउंट रहेगी उसकी सब्सिडी डायरेक्ट आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दी जाएगी। और अगर हम बात करें SC और ST की, तो SC ST का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र है, तो इस योजना के तहत आपको पूरे की पूरी अंशदान राशि 30% यानी कि 30% सब्सिडी, 30% सब्सिडी, जितना अमाउंट आप ले रहे हो, जितना लोन आप ले रहे हो, उसका 30% सब्सिडी का अमाउंट आपके खाते के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ध्यानपूर्वक मैं फिर से आपको बता देता हूं क्या क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। आपके पास आपका जन आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास आपका मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी आपके पास काम चल जाएगा। साथ ही साथ एक शपथ पत्र आपके पास होना चाहिए। शपथ पत्र में क्या लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। और आपके पास आपका एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए और एक SSO ID होनी चाहिए। ये 7 आपके पास IDs होनी चाहिए,
तो आप इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करना भी मैं आपको बताऊंगा, संपूर्ण जानकारी आपको बताऊंगा, लेकिन आप वीडियो के ऊपर बने रहिएगा। साथ ही साथ एक छोटा सा अनुरोध मैं यहां पर करना चाहूंगा, ये वीडियो आप लोगों की डिमांड पे ही बनाया जा रहा है। अगर आप इस वीडियो से कुछ भी फायदा अगर आपको मिलता है, बेहतर जानकारी आपको लगती है, तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी अच्छे से अच्छा वीडियोस और भी बेहतर से बेहतर सरकारी योजनाओं की जानकारी आपके समक्ष लाता रहूंगा, ताकि आप उन योजनाओं से आप भी लाभ उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो और आपको ले चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। ये देखिए दोस्तों, आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और हमें हमारी SSO ID ओपन कर लेनी है। तो एप्लीकेशन में जाकर हमें यहाँ पर IND टाइप कर देना है। जैसे हम IND टाइप करेंगे तो देखिए इंदिरा गांधी रोजगार योजना आ जाएगी, इंदिरा गांधी अर्बन क्रेडिट कार्ड आ जाएगा, इंदिरा गांधी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना आ जाएगी, इंदिरा रसोई आ जाएगी। तो हमें इंदिरा महिला शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना पे क्लिक कर देना है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारा रिडायरेक्ट हो जाएगा थर्ड पार्टी साइट के ऊपर और यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर मेन्यू में जाकर हमें नया आवेदन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर देखिए ये हमें सारी की सारी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इसमें हमारा 25% हमारा जनरल कैटेगरी का रहेगा अंशदान और यहाँ पर SC ST का हमारा 30% का हमारा इसके अंदर बिल्कुल अंशदान रहेगा। यानी कि आपको सब्सिडी मिलेगी 25% की और 30% की SC ST की। ये आपको ध्यानपूर्वक सारी की सारी जानकारी आपको पढ़ लेनी है और इसको किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। तो ये पहले आपको एक बार केयरफुली तरीके से आपको सारी की सारी पढ़ लेनी है और उसके बाद में आवेदन भरे पे क्लिक कर देना है। जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये हमारी 7 स्टेज में है। फर्स्ट में सामान्य विवरण। सामान्य विवरण के अंदर हमें यहाँ पर आवेदन के प्रकार पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हैं। स्वयं सहायक समूह, स्वयं सहायक समूह, क्लस्टर, फर्म, कंपनी। तो यहाँ पर हम व्यक्तिगत महिला उद्यमी को सिलेक्ट करेंगे। प्रस्तावित व्यवसाय के अंदर हम उद्योग, सेवा, व्यापार, उद्योग और सेवा दोनों को हम जो भी है ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम व्यापार को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर व्यापार स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो ये व्यापार को हमने सिलेक्ट कर लिया। थोड़ा सा ये समय लेगा और उसके बाद में उद्यम की श्रेणी आ रहा है। उद्यम की श्रेणी में हमें इसको सिलेक्ट कर लेना। हम इसको ओपन करेंगे तो देखिए काफ़ी सारी श्रेणी आपको यहाँ पर आ रही है। किस प्रकार का व्यापार आप स्टार्ट करना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यहाँ पर किराना स्टोर करना चाहते हैं, फुटवेयर का करना चाहते हैं, फर्नीचर का करना चाहते हैं, पेपर वर्क का करना चाहते हैं, रबर का करना चाहते हैं, कंप्यूटर लैपटॉप का करना चाहते हैं, बिजली उपकरण का करना चाहते हैं। यानी कि काफ़ी सारे यहाँ पर व्यापार के प्रकार दिए हैं। तो यहाँ पर आप जो व्यापार स्टार्ट करना चाहें वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम किराना स्टोर का कर रहे हैं तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फैंसी स्टोर, किराना स्टोर को इसको सिलेक्ट करेंगे। उद्यम की श्रेणी, उप श्रेणी में हमने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना किराना स्टोर, प्रोविजनल स्टोर, फैंसी स्टोर और डिपार्टमेंटल स्टोर। ये सिलेक्ट करने के बाद में उद्यम की प्रकृति, यहाँ पर हमें लिख देना है कि आप जो उद्योग स्थापित करना चाह रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं फैंसी शॉप एंड गिफ्ट आइटम। तो यहाँ पर हम इसको टाइप करेंगे। जो भी हम उद्योग की प्रकृति है, वास्तविक कार्य हम क्या करेंगे उसके अंदर वो सारी की सारी जानकारी हमें यहाँ पर टाइप कर देना है। तो यहाँ पर हम टाइप कर रहे हैं फैंसी शॉप एंड गिफ्ट आइटम। दोस्तों अगर किसी प्रकार की असुविधा हो आपको तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी ले सकते हैं। फिर वरीयता की श्रेणी नीचे आ जाता है। वरीयता की श्रेणी, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पर जो भी वरीयता आप इसमें रखते हैं वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। उद्यम स्वरूप के पुरस्कृत, बैंक के अच्छे ऋण, स्टार्टअप उपकरण। हम यहाँ पर स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो स्टार्ट उपकरण पे हम क्लिक करेंगे और आगे जाए को हम एक बार इसको सारा का सारा देख लेंगे। और ये नवीन, हमारा उद्यम के प्रकार नवीन है, हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आगे जाए पे हमें क्लिक कर देना है। आगे जाए जैसे भी हम क्लिक करेंगे तो हमारा सेकंड स्टेज पे आ जाएगा आवेदक का विवरण। यानी कि जो भी इसमें ऋण के लिए आवेदन कर रहा है उसका विवरण डालना आपको। यहाँ पर उसका आधार संख्या यहाँ पर डाल देनी है और आधार संख्या डालने के बाद में यहाँ पर वेरीफाई कर देना आपको। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर OTP जाएगा और वो आधार संख्या आपका वेरीफाई हो जाएगा। इसी प्रकार से जन आधार संख्या भी आपको वेरीफाई कर देना है। ये वेरीफाई करने के बाद में इसमें मैक्सिमम डिटेल ये ऑटोमेटिकली ले लेगा और यहाँ पर आपकी श्रेणी आपको सेलेक्ट कर लेनी है। क्या आवेदक दिव्यांग है
यदि हाँ तो यस कर दीजिए, नहीं तो नो कर दीजिए। सामाजिक श्रेणी आपको सेलेक्ट कर लेनी है, धर्म आपको सेलेक्ट कर लेना है, शैक्षणिक योग्यता आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके अलावा कोई और आपके पास योग्यता है तो वो आपको लिख देनी है। कार्य का अनुभव यानी कि कितने साल का आपको अनुभव है वो आपको महीने में लिखना है। तो यहाँ पर हमने 36 महीना लिखा और इसको सेव कर देना है। फिर उसके बाद में आवेदक कार्य स्थल का पता यानी कि आपको अपना एड्रेस के वेरीफाई कराना है। यहाँ पर सारी की सारी डिटेल देखिए ऑटोमेटिकली मैक्सिमम आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको अपना गांव सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश में टाइप कर देना है, हिंदी में टाइप करना चाहें हिंदी में भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया है गाँव का नाम और बाकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, अल्टरनेट नंबर अगर कोई हो तो वो लिख देना है, ईमेल एड्रेस आपका कोई हो तो वो लिख देना है। यहाँ पर फिर आपको यदि वर्तमान और स्थायी पता सेम हो तो आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर दें और यहाँ पर भी आपको अपना गांव का लिख देना है। यहाँ पर हमने गांव का लिख दिया है जो हमारा गांव है। उसके बाद में नीचे आ जाता है हमारा यदि कार्यस्थल का पता वर्तमान पते के समान है तो चेक बॉक्स पे क्लिक करिए और अलग है तो आपको यहाँ पर वो पूरा का पूरा पता लिख देना जहाँ पर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। वहाँ पर सारी डिटेल लिखने के बाद में आपको नीचे आ जाना है, एक बार चेक कर लेना सारी की सारी और उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है। ये देखिए हमने सारा का सारा कर दिया। विवरण सेव करें पे आपको क्लिक कर देना है। विवरण जैसे सेव करेंगे तो ये देखिए टैब 3 आवेदक समूह एक कार्यस्थल का पता सफलतापूर्वक सेव हो गया। प्रस्तावित परियोजना का विवरण देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक लिखना है। आपको यहाँ पर क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हम 2.5 लाख रुपए का आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पर पूंजीगत ऋण हम यहाँ पर 2 लाख रुपये लिख रहे हैं। कार्यशील पूंजी हम यहाँ पर 50,000 लिख रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे 2.5 लाख के लिए आवेदन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने पूरा 2.5 लाख लिख दिया है। फिर देखिए स्थायी नियोजक कार्यशील पूंजी की ये डिटेल हमें भरनी है। तो यहाँ पर हमें 2 लाख रुपए के करीब हमें हमारा पूरा देना है। तो यहाँ पर भवन वर्कशेड निर्माण हेतु लागत हम यहाँ पर 40,000 लिख रहे हैं। मशीनरी एवं उपकरण की लागत हम यहाँ पर लिख रहे हैं 30,000। तो यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिए। फर्नीचर इलेक्ट्रिक आइटम्स हम यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर हमने 30,000 लिख दिया। अन्य मशीनरी उपकरण में हमने यहाँ पर 50,000 लिख दिया है और अन्य के अंदर अदर्स के अंदर भी हम इसके अंदर 50,000 लिख देते हैं। यानी कि टोटल हमें 2 लाख रुपए के करीब हमें हमारा एस्टिमेट बैठाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने 1 से लेकर 5 संख्या में टोटल 2 लाख रुपए तक का एवरेज हमने बैठा दिया। फिर बी ऑप्शन आता है कार्यशील पूंजी प्रति माह वह लागत जो व्यवसाय दैनिक संचालन हेतु आवश्यक है। यानी कि टोटल हमें ए और बी का दोनों सम मिलाकर हमें 2.5 लाख करना है। तो 2 लाख रुपए का हमने यहाँ पर कर दिया है। और यहाँ पर हमें बी के अंदर हम वेतन एवं मजदूरी वाली चीज़ है, इसके अंदर हम कुशल श्रमिक एवं कर्मचारी, यहाँ पर हम एक कुशल एवं श्रमिक कर्मचारी को हम यहाँ पर 1 नंबर डालेंगे और उसकी कीमत हम लिखेंगे पूरी 50,000। तो ये हमारी 2 लाख ऊपर कर दिया और 50,000 हमने यहाँ पर लिख दिया। तो पूरी की पूरी हमारी 2.5 लाख हमारा ये बैलेंस होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए कुल फर्स्ट और सेकंड रोजगार संख्या हेतु यानी कि 50,000 हो गई हमारी और यहाँ पर हमारी 2.5 लाख पूरा बैलेंस होना ज़रूरी है दोस्तों। ये बैलेंसिंग ही यहाँ पर सबसे मेन चीज़ है। तो यहाँ पर हमने पूरा का पूरा 2.5 लाख रुपए बैलेंस किया है, 2 लाख ऊपर किया है 1 से लेकर 5 तक। और बी का हमने 50,000 कुशल श्रमिक एवं कर्मचारी की हमने लागत यहाँ पर 50,000 लिखी, तो 2.5 लाख हो गया। देखिए कुल परियोजना लागत ए बराबर होनी चाहिए 2.5 लाख के, तो 2.5 लाख हो गया। अब स्वयं का अंशदान, यहाँ पर आपको स्वयं का अंशदान में 5% आपको खर्च करना होगा। तो 12,500 आपको यहाँ पर पहले लगाना है, उसके बाद में 2,37,500 आपको ऋण मिल जाएगा। फिर यहाँ पर है अनुमानित लागत स्थायी, यहाँ पर 50,000 हमने लिखा है। तो बिक्री हम यहाँ पर करेंगे 1 लाख की और 50,000 हमारा यहाँ पर नेट प्रॉफिट बचेगा। दूसरे साल की आप यहाँ पर लिखेंगे, हम यहाँ पर 0 लिखते हैं, लागत हम कुछ भी नहीं लगा रहे। और यहाँ पर हमारी बिक्री हमारी होगी 1.5 लाख की और 1.5 लाख बचत होगा। यहाँ पर फिर हम तृतीय वर्ष का यानी कि 5 वर्ष का आपको लेखा जोखा यहाँ पर लिख देना है, तभी आपको ये ऋण आपको अप्रूव होगा। तो दूसरे वर्ष का हमने लिख दिया 1.5 लाख, तीसरे वर्ष का हम यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख और 2 लाख हम यहाँ पर
बिल्कुल बिक्री करेंगे 2 लाख की हमें यहाँ पर बचत होगी। तीसरे में हम लिखेंगे यहाँ पे 2.5 लाख और 2.5 लाख की बचत होगी। 5वां वर्ष हमारा बिल्कुल नील रहेगा। तो यानी कि हमने ये 5 वर्ष की लिख दी है पूरी की पूरी। और यहाँ पर आपके प्रोजेक्ट के उत्पादक के संभावित ग्राहक कहाँ के हैं, क्षेत्रीय स्तर के हैं, राज्य स्तर के हैं, राष्ट्रीय स्तर के, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय स्तर के हैं ग्राहक, हम इसको सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर आप अपने कथन के बारे में कुछ लिखना चाहें कि किस प्रकार से आप लाभ कमाएंगे, वो डिटेल आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, अगर मेरे को लोन मिलता है तो मैं अपने, आप हिंदी और इंग्लिश में टाइप कर सकते हैं, अगर मेरे को लोन मिलता है तो मैं अपनी मेहनत और लगन से काम करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं क्योंकि मेरे को इसका अच्छा अनुभव है। अनुभव है और आपको विवरण सेव कर देना है। आपको विवरण पे सेव पे क्लिक कर देना है और ये आपका टैब सेव हो जाएगा। और उसके बाद में आपका नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा, प्रस्तावित वित्तीय संस्था का विवरण। आपको यहाँ पर बैंक की डिटेल आपको सेव करनी है। जिस बैंक में आपका खाता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। प्रथम आपको जो भी अपना ज़िला आपको सेलेक्ट कर लेनी है और वित्तीय शाखा की आपको संस्था की शाखा आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। वित्तीय संस्था की शाखा यानी कि जिसमें आपका अकाउंट है वो आपको अपना बैंक सेलेक्ट कर लेना है। वो आपको अपना बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है जिसमें आपका खाता है। उसको आपको स्क्रॉल करके सारे के सारे यहाँ पर बैंक के नाम आ जाएंगे। जो भी आपका अकाउंट है जिस भी बैंक में है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है नीचे आके स्क्रॉल डाउन करके। और वो आपको IFSC कोड वगैरह बिल्कुल ध्यानपूर्वक देख लेना है उसका। और जहाँ पर आपका खाता है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप अपने 2 बैंक आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट बैंक सेलेक्ट करेंगे जिसमें हमें लोन मिलेगा, तो वो हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और हमारा ये आ चुका है, हमने इसको सेलेक्ट किया। यहाँ पर IFSC कोड वगैरह सारा का सारा हमारा ऑटो मोड में आ जाएगा जैसे हमने बैंक को सेलेक्ट किया। फिर वैकल्पिक वित्तीय संस्था का विवरण आ जाएगा हमारा। और यहाँ पर हमें हमारा सेकेंडरी अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर आपका किसी बैंक में खाता है तो आपको वो सेलेक्ट कर लेना है। वित्तीय संस्था का ज़िला आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। जिस ज़िले में आपका खाता है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। हम सेलेक्ट कर लेते हैं वित्तीय संस्था का ज़िला। और उसके बाद में वित्तीय संस्था की शाखा हम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपना IFSC कोड भी लिखकर आप अपना बैंक को तुरंत सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पर हम IFSC कोड लिखेंगे और IFSC कोड से हमारा बैंक तुरंत ही सर्च हो जाएगा। और IFSC कोड हमने यहाँ पर लिख डाला है। और उसके बाद में IFSC कोड लिखने के बाद में हमारे बैंक का डिटेल आ जाएगा। हमें वो सेलेक्ट कर लेना है कौन सा हमारा बैंक है, जहाँ पर हमारा खाता है वो यहाँ पर पूरा एड्रेस आ जाएगा। आपको ध्यानपूर्वक वो सेलेक्ट कर लेना है। ये दोनों बैंक में अगर आपके पास एक बैंक है तो आप एक दे सकते हो, 2 है तो दोनों दे सकते हो। तो यहाँ पर हमारा आ चुका है, हमने उसको सेलेक्ट कर लिया। और ये थोड़ा सा समय लेगा और उसके बाद में हमारा आ जाएगा। और उसको विवरण को सेव कर देना, हमें विवरण सेव पे हमें क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारी बैंक की डिटेल हमारी पूरी की पूरी सेव हो जाएगी, जो भी बैंक डिटेल हमने सेलेक्ट करी है। और ये देखिए हमारे टैब 5 के लिए हमारा आ जाएगा। और टैब 5 हमारा सफलतापूर्वक अपडेट हो गया है। फिर टैब 6 हमारा वरीयता क्रम में आने का आधार, यहाँ पर हमें क्लिक कर लेना है। यहाँ पर हमें हमारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। अगर आपने SC ST के लिए आवेदन किया है तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर
टिक करके आपको यहाँ पर लिख देना अपनी कैटेगरी। अगर ओबीसी से हैं तो ओबीसी लिख देना, और यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको अपना अपलोड कर देना है। यहाँ पर हमने इसको लिख दिया। यहाँ पर आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना। डॉक्यूमेंट की भी एक लिमिट है, एक साइज़ है, तो साइज़ में ध्यान रखते हुए आपको 1 MB के ही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है, और डॉक्यूमेंट आपको यहाँ से अपलोड कर देना है। ये हमारा कास्ट सर्टिफिकेट हमारा अपलोड हो रहा है, और डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद में अभी नीचे आ जाना है, और जो भी आपकी लागू होती है P1 P2 P3 P6 जो भी आपके लागू होती है, आप उसके ऊपर चेक बॉक्स पे क्लिक करिए, और आप वहाँ पर उसके सामने चेक बॉक्स के ऊपर उसका लिख कर और उसके डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम और भी चेक करते हैं, हमारे और भी जो भी आवेदक है उसका कोई और लागू होता है, तो यहाँ पर हमें उसका उद्योग आधार भी यहाँ पर अपलोड करना है। तो यहाँ पर हम उद्योग आधार के लिए हम सेलेक्ट करेंगे हम नीचे आ जाते हैं थोड़ा, और यहाँ पर उद्योग आधार के लिए हम उसका चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारा एक P10 पे हम लिखेंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर हम हमारा उद्योग आधार अपलोड कर देंगे। फिर हम P14 पे भी लिखेंगे रोजगार की रिगार्डिंग हमारा उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन ही हम यहाँ पर अपलोड कर देंगे, और ये अभी हमने कर दिया। आपके पास जो भी रिक्वायरमेंट हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना लिख सकते हो। यहाँ पर हमारे आवेदक के पास उद्योग आधार था, तो हमने ये सिलेक्ट किया और इसको हमें अपलोड कर देना है। अपलोड होने के बाद में देखिए हमारा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुके हैं, और नीचे हमें आ जाना है, और नीचे आने के बाद में देखिए हमारा विवरण सेव करें। यहाँ पर आपको अपना मूल निवास भी अपलोड कर देना है दोस्तों, जो भी है। और ये देखिए सारी की सारी चीज़ें आपको एक बार फिर चेक कर लेनी है, और विवरण को सेव कर देना है। विवरण हमारा सेव कर देना है। विवरण सेव होने के बाद में टैब 6 हमारी हो गई है, और टैब 7 में हमारे दस्तावेज अपलोड, यानी कि आपको अपने दस्तावेज अपलोड करना है। एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट आपको अपनी तैयार करनी है। अगर आप 10 लाख से ऊपर आवेदन करते हैं लोन का, तो आपको अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी है, या फिर 10 लाख से नीचे है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार की है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं घोषणा पत्र, और यहाँ पर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर आप अपना एक PDF बनाकर वो भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ पर, या फिर आप वर्ड की फ़ाइल बना सकते हैं, या फिर आप एक्सेल की फ़ाइल बनाकर उसको अपलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हमने एक PDF बनाया, हमने उसको अपलोड कर दिया। शैक्षणिक प्रमाण पत्र यानी कि एजुकेशन का आपको यहाँ पर लिख देना है, कहाँ तक आप एजुकेटेड हैं वो आपको लिख देनी है, और उसकी मार्कशीट आपको अपलोड कर देनी है। यहाँ पर 1 KB से ज़्यादा आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं। आवेदक का फ़ोटो यहाँ पर जन आधार कार्ड से ले ही लेगा सामने की सामने, तो यहाँ पर आपको टिप्पणी में फ़ोटो लिख देना है, या फोटोग्राफ्स लिख देना है। टिप्पणी में आपको लिख देना है शॉर्ट में। उसके बाद में यहाँ पर हमारा मूल निवास प्रमाण पत्र, तो यहाँ पर हम फ़ोटो लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देंगे मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास बहुत ही ज़रूरी है दोस्तों, राजस्थान के मूल निवासी को ही ये हमारा लोन मिलेगा। तो यहाँ पर मूल निवास हम PDF या फिर हमारी JPG फाइल अपलोड करेंगे, और ये सारी की सारी चीज़ें चेक करने के बाद में नीचे हम आएंगे तो देखें यहाँ पर चेक बॉक्स आएगा घोषणा के लिए, तो आपको इसको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है, और इस चेक बॉक्स पे क्लिक कर आपको आवेदन जमा करने से पहले एक बार सारी चीज़ें चेक कर लेनी है कि आपने अपलोड करे या नहीं करे डॉक्यूमेंट। और ये चेक करने के बाद में आपको नीचे आ जाना आवेदक जमा करें। आवेदन जमा पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, और ये डॉक्यूमेंट आपका आवेदक सफलतापूर्वक जमा हो चुका होगा। और यहाँ पर आपका एक रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा दोस्तों, आपको वो रजिस्ट्रेशन नंबर नोट करके रख लेना। ये देखिए थोड़ा प्रोसेस स्लो है, नेट की कनेक्टिविटी कम है, तो ये देखिए हमारा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपको संभाल के रख लेना है, और आपके पास पूरे के पूरे कम से कम 30 दिन के अंदर आपके पास कॉल आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा। और आपके पास नोटिफिकेशन आने के बाद में, मैसेज आने के बाद में आपको अपने निकटतम जो भी
आपका बैंक का जहाँ से आपका खाता चालू रहता है वहाँ पर जाकर आपको ये जमा करा देना है और इसमें पूरे कंप्लीट 30 दिनों के अंदर आपको ये लोन सफलतापूर्वक आपको मिल जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।